वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संगीता और आज हम करने वाले हाइड्रोजियोलॉजी का पहला लेक्चर। तो ये थोड़ा हिंदी में होगा, थोड़ा इंग्लिश में होगा, ताकि दोनों लैंग्वेजेस के लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे वाटर अबंडेंस, फ्रेश वाटर अबंडेंस क्या क्या है, कितनी है। ठीक है, तो सबको पता है कि 98% तो सॉल्ट वाटर है और उसमें से सिर्फ 2% जो है फ्रेश वाटर है, जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो वाटर अबंडेंस अगर हम देखें तो ओशन की ज़्यादा है, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, लेक, रिवर, उसके बाद एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर फ्रेश वाटर अबंडेंस देखें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ग्लेशियर में है, और उसके बाद है ग्राउंड वाटर में। तो ये दोनों फैक्ट्स हमेशा याद रखना कि फ्रेश वाटर की अबंडेंस कहाँ ज़्यादा मिलेगी, जो कि ग्लेशियर है, उसके बाद ग्राउंड वाटर। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वाटर। तो टाइप्स ऑफ वाटर हमारा है, सबसे पहले देखेंगे हम कॉर्नेट वाटर। तो कॉर्नेट वाटर क्या है, देखो सेडिमेंट्री बेसिन बना है, तो सेडिमेंट्री बेसिन है, सेडिमेंट्री रॉक्स है यहाँ पे। इन रॉक्स के बीच में क्या है कि पोर स्पेसेस के बीच में जो वाटर ट्रैप है उसको हम बोलेंगे कॉर्नेट वाटर, और इसको फॉसिल वाटर भी इसीलिए बोलते हैं। चलिए उसके बाद आएगा मिट्योरिक वाटर। मिट्योरिक वाटर आप देख ही रहे हो, क्लाउड्स है, बारिश हो रही है, तो मिट्योरिक वाटर वही है जो हमारा रेन वाटर या फिर प्रेसिपिटेशन से जो पानी मिल रहा है, दैट इज़ मिट्योरिक वाटर। उसके बाद आएगा हमारा मैग्मेटिक वाटर। तो जो हमारा मैग्मा का जब इंट्रूजन होगा तो जो वॉलेटाइल्स इरप्ट होते हैं, दैट इज़ मैग्मेटिक वाटर। ओके, और मेटामॉर्फिक आया हमारा, वो क्या है कि जब हमारी बरियल हो रहा है तो जो वाटर उसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ मेटामॉर्फिक वाटर। और जुवेनाइल वाटर क्या है कि जो भी हमारा नया पानी बन रहा है, दैट इज़ जुवेनाइल, है ना। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरियस जोन्स हैं। हर जोन से ऐसे इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस हमें क्या है कि ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, चलिए इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला आएगा जोन ऑफ एरेशन, इसमें जो पानी मिलेगा हमें उसको हम वेडोस वाटर बोलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा ग्राउंड वाटर और फेरेटिक वाटर, जो कि वाटर टेबल से हमें नीचे मिलेगा। अब जोन ऑफ एरेशन में क्या होता है, जो कि हमारा वाटर टेबल के ऊपर होता है। तो इसमें क्या है, वॉइड स्पेसेस जो है पार्शली फिल करती हैं एयर और वाटर। लेकिन जैसे ही हम वाटर टेबल के नीचे जाएंगे ग्राउंड वाटर में, तो उसमें जितने भी हमारे पोर स्पेसेस होंगे, जितने भी पोर स्पेसेस होंगे, फुली दे विल बी फुली सेचुरेटेड वाटर। वाटर, हाँ, पूरा फिल होंगे पानी से। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं जो सॉइल वाटर जोन है वो किस में आता है, वो जोन ऑफ एरेशन में आता है। इंटरमीडिएट वेडोस जोन वो भी जोन ऑफ एरेशन में आता है। कैपिलरी जोन वो भी इसी में आता है। तो इसके तीन पार्ट्स हो गए जोन ऑफ एरेशन के बेसिकली। अब कैपिलरी जोन में क्या होता है, इसमें कैपिलरी एक्शन होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे पोर स्पेसेस है उनका रेडियस क्या है वहाँ पर। अब देखो ये कुछ ट्यूब्स यहाँ पे मैंने दिखाई हुई हैं, तो आप देख रहे हो कि जो थिक ट्यूब है उसमें तो पानी नीचे है, लेकिन जैसे ही वो पतली होती जा रही है पानी ऊपर जाता जा रहा है। तो इससे हम क्या फैक्ट पता लगा रहे हैं कि कैपिलरी एक्शन जो हमारा वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस कम होता जा रहा है, मतलब पतली होती जा रही है, तो पानी उतना ऊपर जाता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, जो हम अपना 12th में पढ़ ही चुके हैं। तो अगर हम ऑर्डर देखें कैपिलरी राइज का, तो क्ले का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड, उसके बाद मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, और फिर ग्रेवल। क्यों? क्योंकि कैपिलरी राइज किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा डायमीटर या फिर रेडियस है। तो इसका मुझे आप ग्रेन साइज बताना कमेंट्स बॉक्स में कि किसका कितना है। ठीक है, चलिए जो सॉइल वाटर जोन है, जो कि जोन ऑफ एरेशन का ही पार्ट है, इसमें भी फर्दर 3 टाइप ऑफ वाटर होता है ना। एक होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिर होगा कैपिलरी, उसके बाद होगा ग्रेविटेशनल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, अब देख रहे हो आप यहाँ पे ब्राउन कलर का कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर पतला पतला कुछ ब्लू कलर का बना हुआ है ना। चलिए हाइग्रोस्कोपिक बता देते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्या है कि सॉइल पार्टिकल है, उसके ऊपर जो है पतली पतली थिन फिल्म्स बनी हुई है पानी की। ठीक है, अब ये कैसे बन गई, चलिए देखिए। एक होता है कोहिजन और एक होता है एडिशन, ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी पहले भी, तो दोबारा देख लेते हैं। कोहिजन क्या होता है, जब दो सिमिलर पार्टिकल होते हैं, एक जैसे हो गए, है ना, हाँ तू मेरा दोस्त है, तो क्या होता है कि एक दूसरे में घुल जाते हैं बढ़िया से। लेकिन एडिशन में क्या होता है,
वो है नहीं मेरा दोस्त, लेकिन फिर भी मुझे उससे थोड़ा बहुत बना के रखना है, तो दैट इज़ एडिशन। तो क्या हो रहा है कि जो सॉइल पार्टिकल है ना, उसके ऊपर वाटर पार्टिकल ने जो है एक पतली थिन फिल्म्स बना ली हैं, बस दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद आएगा हमारा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है? जो हमारी पोर स्पेसेस हैं वो पानी से भर गई हैं, है ना। जो जितनी भी लार्ज पोर स्पेसेस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पोरोसिटी में दिखा दूंगी मैं आपको पोर स्पेसेस क्या है। उसके बाद आएगा हमारा ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है कि ग्रेविटी क्या करता है, हर चीज़ को डाउनवर्ड पुल करता है। तो क्या है कि पानी जो भी उसके बीच में है, पोर स्पेसेस के बीच में, वो नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 3 इसके पार्ट हो गए। और सबसे लास्ट पार्ट क्या है? जोन ऑफ सेचुरेशन। तो इसका तो बस याद रखना कि वाटर टेबल के नीचे है और सारे पोर्स जितने भी हैं पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। ओके, चलिए अब देखेंगे हम पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी है कि वॉइड स्पेसेस या फिर पोर स्पेसेस कितनी है, मतलब कितनी खाली जगह, एक जब दो रॉक है एक, है ना, या फिर बहुत सारी रॉक्स है, उनके बीच में जगह कितनी है। तो आप पहला डायग्राम देखो, ये तो बिल्कुल ही एकदम कनेक्टेड है ना, इसको हम कह सकते हैं क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो क्या है कि जो वाइट गैप है, जो पोर स्पेसेस इसको कह सकते हैं, तो बहुत ही कम दिख रहा है हमें। उसके बाद दूसरा डायग्राम देखो, बड़े हो गए, फिर जैसे ही एक दूसरे से दूर हुए रॉक, अब और जगह ज़्यादा जगह हो गई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर लो पोरोसिटी है तो वो इम्परमेबल होगा, मतलब कि इसमें से पानी जब जाएगा ना तो उसको बहुत मुश्किल होगी निकलने में। आप खुद ही सोचो कि अगर आप एक, है ना, कोई कंजस्टेड जगह में हो तो आपको निकलने में कितनी मुश्किल होगी, लेकिन अगर अब खाली रास्ता आपको दे दिया तो आप तो बड़ी आसानी से वहाँ से चले जाओगे। तो सेम अप्लाइज फॉर वाटर। अगर लो पोरोसिटी है तो इम्परमेबल, अगर मीडियम पोरोसिटी है तब भी थोड़ा सा मुश्किल होगी जाने में, लेकिन जैसे ही हाई पोरोसिटी होगी, हाई स्पोर स्पेसेस हो गई, तो पानी आराम से वहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा। चलिए, अब कुछ फैक्टर्स हैं पोरोसिटी के, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोरोसिटी ग्रेन साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा देखने को कि पोरोसिटी डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स। तो अगर ग्रेन साइज दिखे ना तो बस समझ जाओ इस पर नहीं डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। उसके बाद देख लेते हैं राउंडनेस। अब ये देखो, ये ग्राफ बनाया हुआ है ना मैंने, राइट साइड में देखना। अब पोरोसिटी क्या है? राउंडनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इंक्रीज कर रही है। जितना वेल सॉर्टेड होगा, वेल राउंडेड होगा, एंगुलर नहीं होगा। एंगुलर समझ रहे हो? एंगुलर मतलब बहुत एजेस जो है बहुत शार्प हैं, इरेगुलर हैं। राउंड मतलब एकदम शार्प एजेस है, एकदम गोल बॉल होती है ना जैसे आपकी, वैसा राउंड है, वैसा पूरा राउंड है, वेल सॉर्टेड है, तो हमारी पोरोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही एंगुलैरिटी आ गई, इरेगुलर हो गया, तो क्या होगा? हमारा पोरोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और सिमिलरली अगर पैकिंग होगा तो उसका इन्वर्स रिलेशन है पोरोसिटी के साथ। पैकिंग मतलब जैसे अब मैंने आपको पिछला डायग्राम दिखाया था, अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, जगह नहीं है, तो कहाँ से पोरोसिटी होगी उसकी, है ना, पोर स्पेस तो होगा ही नहीं, वो तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। लेकिन अगर जैसे दूर गए, एक दूसरे से होते गए, तो पोरोसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या है? पोरोसिटी, एक और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की वजह से भी डिक्रीज होता है। चलिए, अब जैसे ये डायग्राम देखो आप, सेकंड जो डायग्राम है, इसमें क्या है कि ये पोर स्पेसेस तो थे, लेकिन इसके बीच में आ गया सीमेंट। जो भी जगह थी उसमें आपने सीमेंट डाल दिया, तो क्या उसकी पोरोसिटी रहेगी? नहीं रहेगी। और सिमिलरली अगर एक दूसरे से दूर है लेकिन आपने ऊपर से प्रेस कर दिया उसको, है ना, कोई बॉक्स है उसमें आपने सामान रखा है, आपने उसको प्रेस कर दिया, अब वो तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे ना प्रेस करने पे, सिर्फ एक्सटेंशन में ही दूर होते हैं, तो पोरोसिटी जो है डिक्रीज होगी। चलिए, अब इसके बाद आते हैं फ्यू टर्म्स, जो कि हो गया हमारा प्राइमरी पोरोसिटी, सेकेंडरी पोरोसिटी कुछ भी नहीं है ये। प्राइमरी पोरोसिटी क्या होगा कि जब कोई रॉक बन रही थी ना, तो उसके बीच में जो जगह होगी, मतलब अभी कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जो रॉक थी वैसी पड़ी है, उसके बीच में जो पोरोसिटी होगी वो होगी हमारी प्राइमरी पोरोसिटी। लेकिन अगर हमारी कोई रॉक है
उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई प्रेशर सोल्यूशन आ गया, उसने क्या हो गया कि उसको तोड़ दिया, बीच में से क्रैक्स बना दिए, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी पोरोसिटी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कुछ टर्म्स। पोरोसिटी को डिवाइड करते हैं हम किस में, टोटल पोरोसिटी में, इफेक्टिव पोरोसिटी, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। टोटल पोरोसिटी क्या होता है, इट इज़ टोटल पोर वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। ये याद रखना आप, बस वही लिखा है ऊपर डेफिनेशन में, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इफेक्टिव पोरोसिटी क्या होता है, इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस अपॉन बल्क वॉल्यूम। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया हमारा माइक्रो, मीजो और मैक्रो। ये कुछ नहीं है, ये डायमीटर के साइज पर डिपेंड करता है। अगर लेस देन 2 mm है तो माइक्रो, ग्रेटर देन 2 mm है तो मीजो, और ग्रेटर देन 50 नैनोमीटर हो गया डायमीटर तो मैक्रो। ठीक है, चलिए अब हम इतनी देर से बोल रहे परमिबिलिटी परमिबिलिटी, लेकिन परमिबिलिटी होता क्या है ना। परमिबिलिटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है रॉक्स की जो अलाउ करती है कि उसके थ्रू पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब ये किस पे डिपेंड करती है कि सॉइल के कनेक्शन क्या है, एक दूसरे से पास पास है या दूर दूर है। देखो ये जो पहला डायग्राम है, इसमें क्या है, एक इधर पड़ा है उधर पड़ा है, मतलब दूर दूर है एक दूसरे से, तो कह दिया इसको लूज सॉइल। तो क्या है, पानी देखो इजिली फ्लो कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं, इस ऐसा टर्म यूज़ कर देते हैं हाई परमेबिलिटी। लेकिन दूसरा डायग्राम देखो, पानी जा तो रहा है लेकिन बड़े मुश्किल से जा रहा है ना, डिफ़िकल्ट टू फ्लो, उसके इसलिए हम बोल देंगे लो परमेबिलिटी। तो इसी तरह परमेबल रॉक होते हैं जो पानी को इजीली उसके थ्रू फ्लो कर देता है, लेकिन इम्परमेबल है, उसमें पानी नहीं फ्लो कर पाता है। चलिए अब कुछ फॉर्मेशंस हैं जिसके अंदर ग्राउंड वाटर, अब ग्राउंड वाटर जा रहा है लेकिन कहीं तो स्टोर तो होगा ना वो, लेकिन कहाँ होगा, चलिए देखते हैं। पहला टर्म आता है एक्विफर, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। ये क्या है, ये पोरस है और परमेबल है। पोरस भी है मतलब इसमें पोर स्पेसेस भी हैं, अब पोर स्पेसेस होंगी तभी तो उसमें पानी आके जमा होगा ना, कोई जगह तो चाहिए उसको कहाँ एक्यूमुलेट होगा। और परमेबल भी है, मतलब कि पोरस है, और अगर आप कभी फ्यूचर में अगर कुआं खोदोगे या फिर वेल ड्रिल करोगे तो आपको वहाँ से पानी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से पानी कहीं और माइग्रेट हो गया या कुछ हो गया या फिर निकल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए, सैंडस्टोन, सैंडी फॉर्मेशन, अनकंसोलिडेटेड सैंड, मतलब कि टूटी फूटी, है ना। कंसोलिडेटेड होगा तो कहाँ से उसमें पोरोसिटी होगी, कंसोलिडेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, बहुत टाइटली पैक। सैंडी कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेवल, फ्रैक्चर्ड, अगर कोई लाइमस्टोन है लेकिन उसमें फ्रैक्चरिंग हो गई, अब फ्रैक्चर हो गई तो कोई भी पानी आके वहाँ पे स्टोर हो सकता है ना। उसके बाद आया एक्विटार्ड। एक्विटार्ड क्या है, पोरस तो है लेकिन परमेबिलिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू एक्विफर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, सैंड अगर है तो वो एक्विफर है, लेकिन अगर आपने सैंड सैंड के साथ क्ले लगा दिया ना तो एक्विटार्ड बन जाता है, मतलब कि पोरोसिटी तो होगी, सैंड तो है, लेकिन क्ले की वजह से उसकी परमेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा एक्यूक्लूड और एक्यूफ्यूज। एक्यूक्लूड क्या होता है, पोरस है लेकिन परमेबिलिटी नहीं है, तो हमारा क्ले बेड हो गया, शेल और सिंपल क्ले। तो ये जो है पोरस तो होता है लेकिन परमेबिलिटी, इसमें से पानी यील्ड नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते, इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा। एक्यूफ्यूज क्या है, ये पोरस भी नहीं होता, परमेबल भी नहीं होता है ना। तो मैसिव सॉलिड ग्रेनाइट है, मार्बल है। चलो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ एक्विफर। अब मैंने यहाँ पे लिख तो लिया, इट इज़ नॉट कन्फाइंड विद एनी लेयर वाटर टेबल, लेकिन ऐसे समझ में आ जाएगा क्या आपको, नहीं। इसके लिए पहले आप डायग्राम देख लो। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पानी यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स बना है जिसको लिखा है कन्फाइनिंग बेड, फिर नीचे पानी, फिर नीचे लिखा है कन्फाइनिंग बेड। तो कन्फाइंड एक्विफर क्या होता है, इसको हम आर्टिशियन एक्विफर भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये ऊपर और नीचे एक कन्फाइनिंग बेड है, मतलब कि पानी जो है आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, ये एक दो लेयर्स के बीच में फंसा हुआ है पानी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कन्फाइंड एक्विफर। लेकिन जो अनकन्फाइंड एक्विफर है वो आप देखो, वो उससे ऊपर और उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है,
तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्वीफर पढ़ते हैं तो हमारा एक टर्म आता है पर्च्ड वाटर टेबल। अब पर्च्ड वाटर टेबल क्या है, एक स्पेशल केस है अनकन्फाइंड एक्वीफर का। देख लो कैसे, ये रहा पर्च्ड वाटर टेबल। अब इसकी मैं डेफिनेशन बोल देती हूँ आपको। अ स्पेशल केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर इन विच ग्राउंड वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम मेन ग्राउंड वाटर बॉडी बाय रिलेटिव। कुछ समझ में आया क्या? नहीं ना। तो इसलिए इसका डायग्राम देखो। सबसे पहले आप देखो, ऊपर आएगा जोन ऑफ एरेशन, नीचे आ रहा है जोन ऑफ सेचुरेशन, और बीच में है वाटर टेबल, है ना। वाटर टेबल के ऊपर मैंने पहले बताया था आपको जोन ऑफ एरेशन आता है, वाटर टेबल के नीचे आएगा जोन ऑफ सेचुरेशन। अब आप देखो जोन ऑफ एरेशन में एक पतली सी लेयर बनी हुई है जिसको लिखा हुआ है एक्यूक्लूड, है ना। एक्यूक्लूड हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है, कमेंट्स में बताना क्या होता है एक्यूक्लूड। अब जो है उसके ऊपर आप देखो एक लिखा हुआ है पर्च्ड वाटर टेबल। तो पर्च्ड वाटर टेबल अब आप समझ ही गए होगे। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ कि इट इज़ ऑलवेज अबव वाटर टेबल, इट लाइज इन द जोन ऑफ एरेशन, ओके, इट लाइज अबव अ लेंस ऑफ एक्यूक्लूड। तो अब आप समझ जाओगे कि क्या होता है पर्च्ड वाटर टेबल। देखिए, ये एक एक्यूक्लूड है जो कि पोरस है और नॉन परमिएबल है, जो कि क्ले होगा हमारा। तो उसके ऊपर हमें पर्च्ड वाटर टेबल मिलेगा, किस में? अनकन्फाइंड एक्वीफर के केस में। चलिए, इसके बाद आएगा हमारा कन्फाइंड एक्वीफर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है कि दो कन्फाइनिंग बेड के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पीजोमेट्रिक सरफेस एक टर्म होती है। अब आप देखो, जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें जो पानी है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में होता है ना। वो एक लेयर्स के बीच में फंसा हुआ है। अब कोई एक चीज़ प्रेशर में है, और अगर हम कभी वहाँ पे फ्यूचर में बोर होल डिग करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो राइज करेगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पहले से ही था। तो जिस लेवल तक वो राइज करता है ना, वो इमेजिनरी लाइन हम जब वहाँ से पास करते हैं, दैट इज़ पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस। सिंपल। कोई मुश्किल टर्म लगी आपको? नहीं ना। तो बस यही है, सिंपल सा फंडा है इसका। उसके बाद लीकी एक्वीफर आएगा, वो क्या होता है? वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही डिस्कस किया है हमने। इसके बाद हम एक्वीफर पैरामीटर, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब देख लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।